अवनीश ट्यूटोरियल ब्रांड चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए हम लोग जो है यूपी ट्रिपल एससी एग्ज़ाम से रिलेटेड जीएस क्वेश्चन की 1 से 1000 प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें आज की टॉपिक में है सामान्य विज्ञान। जैसे कुछ विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अब पिछले टॉपिक में भारत का संविधान खत्म हुआ, अब जो है सामान्य विज्ञान का अध्ययन हम लोग करेंगे जो मोस्ट है। ठीक है, अब तक के जो पूछे गए क्वेश्चन हैं या पूछे जा सकते हैं इस टाइप के। तो ये वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक करना ना भूलें। ये चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पराध्वनिक, यहाँ पाराध्वनिक लिख दिया गया, पराध्वनिक है। पराध्वनिक गति का मापन किस इकाई से होता है? तो ये यूपी ट्रिपल एससी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका उत्तर है मैक। अब आपको बताते चलें कि मैक जो है क्या है। ठीक है, पराध्वनिक गति का मापांकन मैक से करते हैं। मात्रक है क्या ही है। जैसे कि वायुयान की चाल को मैक संख्या में मापा जाता है। ठीक है ना, वायुयान की चाल को एरोप्लेन मैक संख्या से मापा जाता है। ठीक है, और मैक संख्या का फार्मूला क्या होता है कि किसी माध्यम में पिंड की चाल बटे उसी माध्यम में ध्वनि की चाल, यानी किसी माध्यम में पिंड की चाल बटे उसी माध्यम में ध्वनि की चाल। मान लीजिए यदि मैक संख्या 1 से अधिक है, अगर मैक संख्या 1 से अधिक है तो पिंड की चाल पराध्वनिक कहलाती है। ठीक है ना, सुपरसोनिक। मैक संख्या अगर 1 से अधिक है तो पिंड की चाल पराध्वनिक सुपरसोनिक कहलाती है। और यदि मैक संख्या 5 से अधिक हो तो पिंड की चाल अति पराध्वनिक चाल के नाम से जानी जाती है। इसे हाइपरसोनिक कहते हैं। ठीक है, अति पराध्वनिक चाल से पिंड अपनी पिछली प्रघाती तरंगें छोड़ती है, जिससे मकानों और इमारतों को भी नुकसान पहुंचता है। तो वायुयान की जो चाल होती है वो माने ध्वनिक होती है, पराध्वनिक गति के तहत आती है। इसीलिए इसको हम किससे मापते हैं? मैक से। अगला क्वेश्चन भी है कि वायुयान की चाल को किस में मापा जाता है? तो मैक संख्या से। ठीक है, मैक संख्या, इंग्लिश में से मैच नंबर, MACH, मैच नंबर भी कहते हैं। ठीक है ना, मैक संख्या या मैच नंबर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके अलावा आपको याद रखिएगा, अगर कहीं आवृत्ति का मात्रक पूछ लिया जाए माने फ्रीक्वेंसी का, तो हर्ट्ज होता है। ठीक है ना, आगे क्वेश्चन देखते हैं। नाट किसका मात्रक? चाल का मात्रक। देखिए ये सब थोड़ा सा उलझे हुए हैं, इसीलिए। और तो भाई जो साइंस साइड के छात्रों या जो भी छात्र हैं हाई स्कूल तक सभी साइंस पढ़े रहते हैं, भाई चाल का फार्मूला दूरी बटे समय सब जानते हैं और इसका मात्रक मीटर पर सेकंड सब जानते हैं। लेकिन अब यहाँ बड़े स्तर पर क्या है उस चीज़ को जो हमारे सामने नहीं रहती, इसीलिए थोड़ा सा उलझा होता है, इसीलिए इनको आप याद रखिए। तो नाट किसका मात्रक है? नाट जो है चाल का मात्रक है, जो एक समुद्री मील मीन्स 1.852 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर होता है।
ठीक है। एक नाट जो है समुद्री मील 1.852 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है रिक्टर किसका पैमाना है? तो रिक्टर जो है भूकंप तीव्रता का पैमाना है। भूकंप तीव्रता को मापने में, जब अर्थक्वेक होता है उसको मापने में रिक्टर स्केल का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं स्टीयरिंग में फ्री प्ले किस कारण आती है? जो स्टीयरिंग होती है गाड़ियों की, उसमें फ्री प्ले क्यों आ जाती है, इसका कारण क्या है? तो गाड़ी की स्टीयरिंग में फ्री प्ले एक सामान्य समस्या है। स्टीयरिंग के ढीले होने के कारण स्टीयरिंग में भी फ्री प्ले की समस्या आ जाती है। कहने का मतलब फ्री प्ले का क्या तात्पर्य होता है? जितनी स्टीयरिंग घुमाने पर गाड़ी के मोड़ने पर कोई भी प्रभाव न पड़े, माने फ्री हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सामान्य प्रावस्था में कंपायमान माध्यम में किन्हीं दो सबसे निकटतम कणों के बीच की दूरी होती है, तो इसे तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ठीक है ना। तो वैसे भी तरंग दैर्ध्य आप जानते हैं कि एक ही माध्यम में या समान माध्यम में कंपन करते हुए निकटवर्ती दो कणों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। इसे लैम्डा से व्यक्त करते हैं। ठीक, आगे देखते हैं यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने वाला कौन होता है? डायनमो या एसी जनरेटर, जिसे हम कहते हैं। ठीक है, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक, जबकि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए आ जाए तो विद्युत मोटर होता है, भी याद करिएगा। ठीक है। इसी प्रकार से पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तो पवन चक्की है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल, इनको आप माइंड में रखिए। आगे देखते हैं दो व्यक्तियों के वार्तालाप में आवाज का डेसिबल स्तर कितना होता है? तो दो व्यक्ति अगर सामान्यतः बातचीत कर रहे हैं, वार्तालाप आपस में कर रहे हैं, तो इनकी वार्तालाप जो आवाज़ का डेसिबल होगा वो 30 से 40 डेसिबल होगा। ठीक है। और ये ध्वनि की तीव्रता को मापने का मात्रक है डेसिबल, डीबी। ठीक है ना। तो डेसिबल जो है ध्वनि के स्तर की मापक की इकाई है या तीव्रता मापक की इकाई है। और अगर दो व्यक्ति साधारण तौर पर बात कर रहे हैं तो लगभग आवाज़ का स्तर 30 डेसिबल होता है, या 30 से 40 के बीच कह सकते हैं। साधारण बातचीत जो की जाती है वो 30 से 40 डेसिबल के बीच होती है। और अगर वही चीज़ हम ज़ोर से बात करें, ज़ोर से चिल्लाकर, तो 50 से 60 डेसिबल। जैसे मोटरसाइकिल हुआ, विद्युत मोटर हुआ, तो इनकी जो तीव्रता होती ध्वनि की वो लगभग 110 होती है। कोई सायरन बजता है, हूटर जिसे बोलते हैं, तो 110 से 120, जैसे एम्बुलेंस वगैरह के जो सायरन है, या एसपीडीएम की गाड़ी, मंत्रियों की जो लगे रहते हैं सायरन, उनके लिए 110 से 120। जेट विमान का अगर हम देखें तो 140 से 150 होता है। मशीन गन जो युद्ध में यूज़ की जाती है उसका 170 होता है। और मिसाइल का 180 डेसिबल होता है। ठीक, तो ये आपको इसलिए बता दी कि आप मान लीजिए इनमें से कोई भी पूछा जाए तो आप याद रखें। अगला है 1 लीटर पानी में कितनी कैलोरी होती है? तो ये यूपीएससी आयोग द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है।
लेकिन आप ये जान लीजिए पानी में कोई कैलोरी नहीं होती, ठीक है ना, क्योंकि जिसमें ऊर्जा होगी उसी में कैलोरी होगी, तो पानी में ऊर्जा नहीं होती। ठीक। अगला है, किस प्रकाश में सर्वाधिक ऊर्जा होती है? तो नीला प्रकाश में सर्वाधिक ऊर्जा होती है। किस प्रकाश में? नीले रंग के प्रकाश में सर्वाधिक ऊर्जा होती है। नेक्स्ट है, किस प्रकाश में सबसे कम ऊर्जा होती है? तो लाल रंग के प्रकाश में सबसे कम ऊर्जा होती है। और इनका ऊर्जा का जो क्रम है आप जानते ही होंगे, विबिग्योर, VIBGYOR, इसको याद रखिए। जो वी पहले आया तो जान लीजिए सबसे अधिक ऊर्जा सब, और जो लास्ट में है सबसे कम ऊर्जा वाला, इसको आप माइंड रखिए, विबिग्योर। ठीक है। नीले प्रकाश में सर्वाधिक ऊर्जा होती है, जबकि लाल प्रकाश में सबसे कम ऊर्जा होती है। ऊर्जा का घटता क्रम इनका जो है विबिग्योर है, वी सबसे ज़्यादा, उससे कम आई इंडिगो है, बी ब्लू है, फिर ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, दो कांच के गिलास एक दूसरे से, मीन्स एक के अंदर दूसरा, जैसे ग्लास में गिलास उठा के रख देते हैं, चिपक जाते हैं, उन्हें कैसे अलग किया जा सकता है? कभी कभी ऐसी घटना घरों में देखने को मिलती है कि काफ़ी दिनों से गिलास को रख देते हैं, वो बड़ी मशक्क़त के बाद भी वो निकलते नहीं हैं। तो ऐसा अगर हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए कि बाहरी गिलास को गर्म पानी में डाल दिया जाए, तो ऊष्मीय प्रसार के कारण जो है, क्योंकि इसमें जानते हैं कि ऊष्मीय प्रसार 3 होता है, रेखीय, क्षेत्रीय, आयतन 3 प्रसार होता है, और द्रव में भी प्रसार होता है। तो फिलहाल यहाँ धातु, जब चूँकि मेटल है, ग्लास मेटल से ही बना है, जब वो गर्म हो जाएगा तो उसमें थोड़ा बहुत प्रसार आ जाएगा, तो वो फैल जाएगा, तो बीच वाला ग्लास अपने आप निकल जाएगा। ठीक है ना। अगला है, प्रकाश का कौन सा रंग शून्य या वायु के अतिरिक्त एक माध्यम में सबसे तेज गमन करता है? यहाँ कामन लिख दिया गया है, इसको आप याद रखिएगा। क्या है? गमन है। ठीक है ना, गमन करता। तो लाल रंग का प्रकाश जो है वो शून्य या वायु के अतिरिक्त एक माध्यम में तेज गमन कर सकते हैं। वैसे आपको बताते चलें कि लाल रंग जो है प्राथमिक रंग है, और वह अपने रंग में उसे परावर्तित कर लेती है। जैसे लाल गुलाब को हरा शीशे के माध्यम से देखें, हरे शीशे के माध्यम से, तो काला दिखाई देता है। ठीक है। तो लाल रंग का वेग सबसे अधिक होता है, अपवर्तनांक सबसे कम होता है। इसको खूब माइंड करिए, अभी लाल रंग पर क्वेश्चन आया भी था। लाल रंग का वेग सबसे अधिक होता है, अपवर्तनांक सबसे कम होता है, तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है, ऊर्जा सबसे कम होती है। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, बहुत इम्पोर्टेंट है, शुद्ध जल का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? तो शुद्ध जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर, इसको आप रटे रहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। शुद्ध जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर होता है। वैसे शुद्ध पानी जो होता है वो रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, और पानी अगर 100 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर पर लाया जाए तो उबलने लगता है, और अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी को लाया जाए
तो इसका द्रवणांक और हिमांक दोनों 0 डिग्री सेल्सियस होता है, अर्थात ये बर्फ में बदल जाता है। ठीक है ना। आगे देखते हैं, आकाश का रंग नीला दिखाई देने का क्या कारण है। तो आकाश का रंग नीला इसलिए दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश का प्रकीर्णन एक घटना है जिसके कारण आकाश का रंग हमें नीला दिखाई देता है। अब कारण जान लीजिए, नीला रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय। जब सूर्य की किरणें सर्वाधिक दूरी तय करती हैं तब प्रकाश का सबसे अधिक लाल रंग हमारे पास तक पहुंचता है, क्योंकि उसकी तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होती है, आपको पता है। और शेष रंगों का मार्ग में प्रकीर्णन हो जाता है और इसी कारण सूर्य हमें लाल दिखाई देता है। और हवा के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के परिणाम स्वरूप आकाश हमें नीला दिखाई देता है। और अगर अंतरिक्ष में जाकर देखा जाए तो आकाश का रंग तब कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। ठीक है ना। अगर अंतरिक्ष में जाकर आप देखें तो आकाश काला दिखाई देगा, लेकिन यहाँ से देखते हैं अपने भूधरा से, पृथ्वी से, तो आपको नीला दिखाई देता है। ठीक। अगला है कैपिटल जी का मान न्यूनतम होता है। तो कैपिटल जी है क्या, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसको याद रखिए। ठीक है। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम आपको पता होगा, उसी में कैपिटल जी कांस्टेंट है या प्रोपोर्शनल। अमोनियम 2/r², वहाँ या इक्वल जी अमोनियम 2/r², जहाँ जी जो है कांस्टेंट था उसी को गुरुत्वाकर्षण नियतांक और इसे सार्वत्रिक नियतांक भी माना जाता है, माना गया है। तो कैपिटल जी का मान जो है विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। जबकि अगर हम ध्रुवों पर जाएं तो गुरुत्वाकर्षण का मान सबसे अधिक होता है और व्यक्ति का भार अगर देखा जाए तो ध्रुवों पर अधिक होता है जबकि विषुवत रेखा पर कम होता है। तो जहाँ जी का मान न्यूनतम वहीं व्यक्ति का भार भी न्यूनतम, और जहाँ जी का मान अधिकतम वहाँ व्यक्ति का भार भी अधिकतम। दोनों चीज़ें आप माइंड में रखिए इसको, क्योंकि आयोग है किसी भी ढंग से उलझा के पूछ सकता है। अगला, डायनमो की खोज किसने की थी। तो डायनमो की खोज माइकल फैराडे ने की थी। किसने किया था, माइकल फैराडे ने। और फैराडे का नियम ये आप जानते होंगे, डायनमो या विद्युत जनित्र भी आप डायनमो कहिए या जनरेटर कहिए या विद्युत जनित्र कहिए, एक ही चीज़ है। और डायनमो का वर्क क्या है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देना। और यह किस सिद्धांत पर आधारित है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। अगला देखा जाए, नींबू निचोड़ने की मशीन किस श्रेणी के उत्तोलक में आता है। तो नींबू निचोड़ने की मशीन जो है द्वितीयक श्रेणी के या द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक के रूप में आता है। कारण क्या है, इस प्रकार की श्रेणी के जो उत्तोलक होते हैं उसमें आलंब तथा आयाम के बीच में भार होता है। ठीक है ना, आलंब तथा आयाम के बीच में भार होता है। और द्वितीय श्रेणी का आप याद रखिए कि यांत्रिक लाभ सदैव 1 से अधिक होता है। इसको भी, ये भी कई बार पूछा गया कि किस श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ सदैव 1 से अधिक होता है, तो आप याद रखिए द्वितीय श्रेणी। अगला है, सूर्य के प्रकाश में किस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। तो वह है बैंगनी रंग, पीछे आ चुका है क्वेश्चन। दूसरा अगला है कि सूर्य के प्रकाश में किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। तो लाल रंग। आपको पहले भी मैं बता चुका
वही है कि सूर्य के प्रकाश में बैंगनी रंग जिसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है और इसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। बैंगनी की तरंगदैर्घ्य कम, प्रकीर्णन अधिक, और लाल रंग की तरंगदैर्घ्य अधिक, प्रकीर्णन सबसे कम। ठीक है ना। और नारंगी रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, ये आप याद रखिए। वो भी बिग्योर वाला क्रम आप माइंड में रखेंगे। अगला है अल्फा किरणें होती हैं। तो पहली बात ये धनावेशित किरणें हैं, इसको भी आप याद रखिए। और ये हीलियम नाभिक के हीलियम नाभिक के समान होती हैं, बराबर होती हैं। वास्तव में अल्फा किरणें हीलियम नाभिक ही होते हैं और इसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। मीन्स हीलियम का जो सिंबल है 2He4। ठीक है ना। और इनकी आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है। अगला देखते हैं, एक अशुशक्ति कितने वाट के बराबर होती है। 1 हॉर्स पावर कितने वाट के इक्वल होता है। तो 746 वाट। बहुत बार पूछा गया, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। अगला देखते हैं आगे। जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया था। तो जड़त्व का नियम जो है गैलीलियो ने। ठीक है ना। और जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या है। तो जड़त्व आघूर्ण का मात्रक किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर, मैंने मीटर स्क्वायर यहाँ टाइप करने में स्क्वायर लिख दिया गया है, मीटर घाते 2 कहने का मतलब। ठीक है ना। क्योंकि जड़त्व आघूर्ण का फार्मूला I=mr² होता है। m द्रव्यमान है, r जो है त्रिज्या है, ये दूरी। तो दूरी मीटर में, द्रव्यमान किलोग्राम में, तो किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है ना। इसको आप याद रखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप, अब यहाँ देखिए एक मिस्टेक और हुई है छपाई में। ये तर्पण है लिख उठा है, जबकि यह है क्या, दर्पण। ठीक है। क्वेश्चन है आपका कि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप दर्पण से कितनी दूरी पर खड़े हैं, आपका प्रतिबिंब सीधा दिखाई पड़ता है। यह कौन सा दर्पण हो सकता है। तो इसको आप याद रखिए, कौन सा, समतल दर्पण। समतल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव सीधा दिखाई देता है, इसमें दूरी का कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, ये चीज़ याद रखिए कि अगर आपको अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है, आप 5 फीट के हैं तो 2.5 फीट का समतल दर्पण चाहिए। आप 6 फीट के हैं तो 3 फीट का जो है दर्पण चाहिए। मीन्स समतल दर्पण की खासियत होती है कि अपनी लंबाई के जस्ट डबल वस्तु का प्रतिबिंब देता है। ठीक है ना। दर्पण के सामने जो वस्तु रखी गई हो उसका पूरा प्रतिबिंब अगर देखना हो तो दर्पण की लंबाई की दुगनी या वस्तु की लंबाई का आधा समतल दर्पण होना चाहिए। इसीलिए आपको याद होगा कि अक्सर शादियों में जो है जो श्रृंगारदान दिया जाता है, तो चूँकि लड़कियों की नॉर्मल हाइट 5.5 फीट, 5.5 फीट, उसी एवरेज में एक मैक्सिमम 3 फीट, 2.25 फीट का जो है उसमें श्रृंगारदान में दर्पण लगा हुआ होता है, जिससे वो अपना पूरा प्रतिबिंब देख सके। चलिए आगे देखते हैं।
यदि यम द्रव्यमान का एक प्रोटॉन प्रकाश के वेग के साथ गति कर रहा है तो इसका द्रव्यमान होगा तो अपरिवर्तित। ठीक है, किसी पिंड या कण का द्रव्यमान सभी स्थितियों में समान होता है, केवल उसका भार बदलता है। ठीक है ना, तो चाहे प्रोटॉन हो चाहे फोटॉन हो, कोई भी हो, उसका द्रव्यमान जो है अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, कण बोसोन नाम का संबंध जो है किस वैज्ञानिक नाम से है? तो यह है एस.एन. बोस। कण बोसोन का नाम भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस, एस.एन. बोस, सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर रखा गया है। सत्येंद्र नाथ बोस जो है 1894 से 1974 इनका वो है, प्रसिद्ध गणितज्ञ भी थे और भौतिक शास्त्री भी थे। ठीक है, नेक्स्ट है, रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है। तो रेटिना पर जो है नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब वास्तविक होता है, उल्टा होता है और छोटा बनता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पूछता है कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है मानव नेत्र में, तो रेटिना पर भी याद रखिए। किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाए। तो ये भी क्वेश्चन आ चुका है। पृथ्वी के केंद्र पर, पृथ्वी तल से नीचे या ऊपर रखे जाने पर गुरुत्व का मान कम होता है, जबकि पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्व का मान शून्य हो जाता है। अतः पृथ्वी के केंद्र पर अगर वस्तु का भार जो होगा वो क्या होगा? शून्य होगा। और पृथ्वी तल पर गुरुत्व का मान विषुवत रेखा पर निम्नतम तथा ध्रुवों पर अधिकतम होता है। ये बात आपको पीछे बता चुके हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, संभवतः आज का लास्ट होगा। स्टीफन हॉकिंग हैं एक। तो स्टीफन हॉकिंग क्या है? एक वैज्ञानिक हैं, ये ब्रिटेन के थे, भौतिक शास्त्री व खगोल शास्त्री नहीं कहते थे, बने भौतिक विज्ञानी है, खगोल विज्ञानी। और इनको ब्लैक होल और बिग बैंग थ्योरी को समझाने में महत्वपूर्ण इनकी भूमिका थी, और जिसके लिए अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी इन्हें मिला। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। तो आज की टॉपिक यहीं विराम लेते हैं। नेक्स्ट अब सामान्य विज्ञान ख़त्म करने के बाद फिर जो भी जीएस की और श्रृंखला बचेगी उसको पूरा किया जाएगा। और भाई जो रिक्वेस्ट आपसे है कि अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपकी सुविधा है तो जो है हम डिस्क्रिप्शन में जितने 1 से 1000 प्रश्नों की श्रृंखला की जो वीडियो पड़े हुए उनके प्लेलिस्ट की लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं। वहाँ से भी डायरेक्टली आप पिछले जो वीडियो हैं उनको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा आपको इस चैनल पर एग्ज़ाम से रिलेटेड सभी अपडेट भी मिल जाएगी, चाहे वीडियो का हो, चाहे बीपीओ का हो, चाहे मैंने यूपी से रिलेटेड सभी लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट भी आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। आगे देखते हैं पुनः।